आज हम एक ऐसी कहानी पे बात करने वाले हैं जो मतलब सिर्फ प्रेरणा ही नहीं देती बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। अनुभव और संवेदना, इनको हम कैसे समझते हैं? ये कहानी है एवेलिन ग्लेनी की, एक जानी मानी संगीतकार। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि उनकी सुनने की शक्ति लगभग पूरी तरह जा चुकी थी। हाँ, लेकिन उन्होंने संगीत को महसूस करने का एक बिल्कुल अलग तरीका खोज निकाला। हाँ, सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो ज्यादातर द साउंड ऑफ म्यूजिक.pdf नाम के दस्तावेज से है। अच्छा। ये एवेलिन ग्लेनी की जिंदगी, उनके स्ट्रगल और उनकी जो कमाल की यात्रा रही उसके बारे में बताती है। अच्छा। तो आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक शारीरिक लिमिटेशन, एक सीमा, एक असाधारण संवेदी दुनिया का दरवाजा खोल सकती है। और कैसे उन्होंने संगीत की दुनिया में अपनी एक अलग जगह बनाई। एग्जैक्टली। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जरा सोचिए, लंदन का एक बिजी अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। काफी भीड़ भाड़, शोरगुल। हाँ, धक्का मुक्की। और उसी भीड़ में एक लड़की खड़ी है, दुबली पतली सी, 17 साल की होगी, पर दिखती थोड़ी छोटी है। वो ट्रेन के आने के कंपन को महसूस कर रही है, थोड़ी नर्वस भी है, थोड़ी एक्साइटेड भी। और होगी क्यों ना, स्कॉटलैंड के एक फार्म से आई है वो लड़की, और ये उसका प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहला दिन था। वाह, किसी भी यंग म्यूजिशियन के लिए ये बहुत बड़ी बात होती। बिल्कुल। लेकिन एवेलिन के लिए ये चैलेंज कहीं ज्यादा बड़ा था। जैसा आपने कहा, वो लगभग पूरी तरह से सुन नहीं सकती थी। और ये जानना जरूरी है कि ये अचानक नहीं हुआ था, है ना? उनकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम हुई थी। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये ग्रेजुअल था। कैसे पता चला था शुरू में? कुछ आइडिया है? हाँ, उनकी माँ इजाबेल ग्लेनी, उनका जिक्र है। वो याद करती हैं कि जब एवेलिन सिर्फ 8 साल की थी और पियानो बजाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। 8 साल की उम्र में? हाँ, तब उन्हें कुछ अजीब लगा। दस्तावेज में उनकी माँ बताती हैं, उसका नाम पुकारा गया पर वो हिली नहीं। मुझे एकदम से एहसास हुआ कि उसने सुना ही नहीं था। ओह, ये तो किसी भी पेरेंट के लिए बहुत चिंता की बात रही होगी। यकीनन। तो फिर क्या शुरू में उन्होंने इसे छिपाने की कोशिश की, स्कूल में दोस्तों से? मुश्किल तो हुआ होगा। बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं कि काफी टाइम तक एवेलिन अपनी ये बढ़ती डेफनेस को दोस्तों और टीचर से छिपाती रहीं। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, अलग नहीं दिखना चाहते। स्वाभाविक है। पर ये कब तक चलता? 11 साल की उम्र तक उनके स्कूल के ग्रेड्स गिरने लगे, परफॉर्मेंस खराब होने लगी। अच्छा। तब हेडमिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स से कहा कि भाई इसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ। और तब असलियत सामने आई होगी। हाँ, तब पता चला कि धीरे धीरे नसों को नुकसान होने की वजह से, मतलब ग्रेजुअल नर्व डैमेज के कारण, उनकी सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ओह, ना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। एवेलिन खुद उस पल को याद करते हुए कहती हैं, अचानक सब कुछ काला लगने लगा। सोचिए, एक बच्ची जिसे म्यूजिक से इतना लगा, वो उसके लिए ये सुनना कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, दिल तोड़ने वाली बात है। ऐसा लगा होगा जैसे किसी ने उनके सपनों का दरवाजा ही बंद कर दिया हो। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई, सही कहा ना? बिल्कुल नहीं। असल में कहानी तो यहीं से शुरू होती है। यहीं से एवेलिन का जो असाधारण इरादा था वो सामने आता है। उन्होंने हार नहीं मानी। कमाल है। स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि उन्होंने तय कर लिया था कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जिएंगी और म्यूजिक में अपनी रुचि को बनाए रखेंगी। और फिर वो जाइलोफोन वाली बात हुई। हाँ, वो एक आप कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट था। एक दिन उन्होंने स्कूल में एक लड़की को जाइलोफोन बजाते देखा और बस तय कर लिया कि वो भी इसे बजाना चाहती हैं। बस एक इच्छा थी, लेकिन इसने उनकी जिंदगी बदल दी। लेकिन बिना सुने जाइलोफोन बजाना सीखना, ज्यादातर टीचर्स का क्या रिएक्शन रहा होगा? वही जो आप सोच सकती हैं। ज्यादातर ने उन्हें हतोत्साहित किया, डिस्करेज किया। शायद उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। सही बात है। लेकिन तभी उनकी मुलाकात हुई रॉन फोर्ब्स से। वो एक परकशनिस्ट थे, मतलब तालवाद्यवादक। अच्छा। उन्होंने एवेलिन की क्षमता और उनकी जिद को पहचाना। उन्होंने क्या अलग किया जो दूसरे नहीं कर पाए? फोर्ब्स ने ट्रेडिशनल तरीकों से हटकर सोचा। ये बहुत दिलचस्प है। उन्होंने शुरुआत की 2 बड़े ड्रमों से। ड्रम? हाँ, 2 बड़े ड्रम, जिन्हें अलग अलग सुरों पर, अलग अलग नोट्स पर सेट किया। और उन्होंने एवेलिन से कहा, कानों से सुनने की कोशिश मत करो, इसे किसी और तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। महसूस करो संगीत को? ये कैसे हुआ? एवेलिन खुद बताती हैं, अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं ऊंचे वाले ड्रम को, हायर ड्रम को कमर से ऊपर और नीचे वाले ड्रम को, लोअर ड्रम को कमर से नीचे महसूस कर सकती हूँ। वाओ, ये तो कमाल है। हाँ, ये उनके लिए एक आहा मोमेंट था। एक ऐसा पल जब उन्हें लगा कि हाँ, ये संभव है।
म्यूजिक सिर्फ कानों से नहीं, शरीर से भी सुना जा सकता है। जैसे उनके शरीर ने ही सुनना सीख लिया हो। एक तरह से हाँ। फोर्ब्स ने ये प्रैक्टिस जारी रखी, अलग अलग वाइब्रेशंस, अलग अलग नोट्स के साथ, और जल्दी ही एवेलिन ने पाया कि वो अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में खास सुरों को महसूस कर सकती हैं। अविश्वसनीय। उन्होंने खुद कहा, मैंने अपने मन और शरीर को ध्वनियों और कंपनों के लिए खोलना सीख लिया था। उन्होंने अपनी जो कमी थी उसे एक अनोखी ताकत में बदल दिया। इसके बाद जो हुआ वो उनकी गजब की इच्छा शक्ति और घंटों की कड़ी मेहनत का नतीजा था। तो ये सिर्फ टैलेंट नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा मेहनत भी थी। निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। यहां से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूके का टूर किया। 16 साल की उम्र तक वो बिल्कुल क्लियर थी कि म्यूजिक ही उनकी जिंदगी है। और फिर उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया। हाँ। उसका नतीजा क्या रहा? ये देखते हुए कि वो सुन नहीं सकती थी, ऑडिशन कैसा गया होगा? नतीजा शानदार था। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने एकेडमी की हिस्ट्री में हाईएस्ट स्कोर्स में से एक हासिल किया। सच में? ये तो जबरदस्त है। ये उनकी लगन और उनकी जो डेवलप हो चुकी असाधारण क्षमता थी उसका सबूत था। उन्होंने साबित कर दिया कि म्यूजिक की उनकी समझ किसी भी सुनने वाले म्यूजिशियन जितनी ही गहरी थी, शायद मुझसे भी ज्यादा। एकेडमी के बाद उनका सफर कैसा रहा? क्या वो ऑर्केस्ट्रा में ही रहीं? धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रा के काम से सोलो परफॉर्मेंसेस की ओर बढ़ी। अपने 3 साल के कोर्स के आखिर तक उन्होंने एकेडमी के ज्यादातर टॉप अवार्ड्स जीत लिए थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एवेलिन इसे कोई बहुत बड़ी हीरोइक अचीवमेंट की तरह नहीं देखती। उनका नजरिया बहुत प्रैक्टिकल है। वो क्या कहती हैं इस बारे में? वो कहती हैं, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप वहां पहुंच जाएंगे। सीधी बात, कोई दिखावा नहीं। हाँ, बस काम पर फोकस। ये उनकी विनम्रता और दृढ़ संकल्प को दिखाता है। और वो पहुंची भी बिल्कुल टॉप पर, दुनिया की सबसे ज्यादा डिमांड वाली मल्टी परकशनिस्ट बनी। स्रोत बताते हैं कि उन्हें लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट्स में महारत हासिल है। 1000! ये नंबर ही यकीन करने लायक नहीं है। हाँ, और उनका इंटरनेशनल शेड्यूल भी बहुत बिजी रहता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो बिना सुने इतनी आसानी से कैसे काम करती हैं। स्रोत में दिलचस्प बात लिखी है कि 2 घंटे की लंबी बातचीत में एवेलिन ने एक भी शब्द समझने में गलती नहीं की। कमाल है ना? ये कैसे संभव है? क्या वो सिर्फ लिप रीडिंग करती हैं? वो खुद बताती हैं कि ये सिर्फ लिप रीडिंग नहीं है। वो मजाक में कहती हैं, घनी दाढ़ी वाले लोग मुझे मुश्किल में डाल देते हैं। अच्छा। इससे पता चलता है कि विजुअल क्यूज कितने जरूरी हैं। वो पूरा चेहरा देखती हैं, खासकर आंखें, आंखों के एक्सप्रेशन, चेहरे की मसल्स की मूवमेंट, ये सब उन्हें समझने में मदद करता है। और उनकी बोली भी बिल्कुल साफ है, स्कॉटिश एक्सेंट के साथ। हाँ, वो कहती हैं, मेरी बोली इसलिए साफ है क्योंकि मैं 11 साल की उम्र तक सुन सकती थी। ये तो समझ आता है। लेकिन यहाँ एक और पहेली है जो स्रोत उठाते हैं। ये बात ये नहीं समझाती कि उन्होंने फ्रेंच कैसे सीखी और बेसिक जापानीज में महारत कैसे हासिल की। अरे वाह, ये तो उनकी सीखने की कमाल की क्षमता और अडेप्टेबिलिटी का एक और सबूत है। बिल्कुल। ये सब तो बातचीत के बारे में हुआ, लेकिन संगीत का अनुभव, वो उसे कैसे महसूस करती हैं, इसके बारे में और क्या पता चलता है? आपने ड्रम का जिक्र किया, लेकिन 1000 वाद्य यंत्र। हाँ, ये वाकई अद्भुत है। वो म्यूजिक के एक्सपीरियंस को बहुत गहराई से बताती हैं। वो कहती हैं, ये मेरे शरीर के हर हिस्से से अंदर आता है, स्किन से, मेरे गालों की हड्डियों से, चीक बोन से, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी झुंझुनी मतलब टिंगल्स पैदा करता है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संगीत को इस तरह पूरे वजूद से महसूस करना अविश्वसनीय है, जैसे उनका पूरा शरीर एक बड़ा सा कान बन गया हो। एक तरह से हाँ। जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो वो आवाज को स्टिक से ऊपर अपनी उंगलियों तक महसूस कर सकती हैं। ड्रमों पर झुककर वो जो रेजोनेंस होती है, जो गूंज होती है, उसे अपने शरीर में बहते हुए महसूस कर सकती हैं। और एक और दिलचस्प बात, जब वो लकड़ी के स्टेज पर परफॉर्म करती हैं तो अक्सर अपनी जूते उतार देती हैं। जूते उतार देती हैं? क्यों? ताकि वाइब्रेशंस उनके नंगे पैरों से होकर उनकी टांगों तक और फिर पूरे शरीर तक पहुंच सके। ओह, ये संगीत के साथ एक बहुत ही गहरा फिजिकल कनेक्शन है। बिल्कुल। इसीलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि एवेलिन अपनी ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। उनका परफॉर्मेंस सिर्फ सुनने का नहीं, बल्कि देखने और महसूस करने का भी एक्सपीरियंस बन जाता है। उनकी इस अनोखी प्रतिभा और मेहनत को पहचान तो मिली होगी। जाहिर है। 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। वाह। और मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स का एक कोट है जो उनकी प्रतिभा का सार बताता है। ब्लेड्स कहते हैं, भगवान ने भले ही उनकी सुनने की शक्ति ले ली हो, लेकिन उन्होंने उन्हें कुछ असाधारण वापस दिया है।
जो हम सुनते हैं वो उसे महसूस करती हैं, हम में से किसी से भी कहीं ज्यादा गहराई से। इसीलिए वो संगीत को इतनी खूबसूरती से व्यक्त करती हैं। हमसे कहीं ज्यादा गहराई से महसूस करती हैं। ये बहुत पावरफुल बात है। क्या इसका मतलब ये है कि उनकी ये जो सीमा थी उसने उन्हें संगीत की एक ऐसी लेयर तक पहुंचा दिया जहां नॉर्मल सुनने वाले शायद नहीं पहुंच पाते? ये एक बहुत दिलचस्प पॉसिबिलिटी है जिस पर सोचा जा सकता है। उनकी सारी एनर्जी और ध्यान वाइब्रेशंस को समझने और इंटरप्रेट करने पर फोकस्ड है। शायद ये उन्हें म्यूजिक के टेक्सचर और उसकी बारीकियों की एक अलग, ज्यादा गहरी समझ देता हो सकता है। एवलिन खुद मानती हैं कि वो कुछ हद तक वर्कहॉलिक हैं, मतलब काम की आदी। वो क्या कहती हैं अपनी मेहनत के बारे में? वो कहती हैं, मुझे बस काम करना है। अक्सर क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसके रिवॉर्ड्स बहुत बड़े हैं। और ये रिवॉर्ड सिर्फ पर्सनल फेम या सक्सेस तक ही सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि अपने रेगुलर बिजी शेड्यूल के अलावा एवलिन जेलों और अस्पतालों में फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती हैं। अच्छा। हाँ, और वो यंग म्यूजिशियंस के लिए क्लासेस को भी बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं। ये दिखाता है कि वो अपनी कला और अपनी कहानी का इस्तेमाल दूसरों को इंस्पायर करने और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए भी करती हैं। ये सचमुच बहुत प्रेरणादायक है। दूसरों के लिए उनका क्या मैसेज है, खासकर उन बच्चों के लिए जो उनकी तरह चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एन रिचलन का एक कोट है जो इसका जवाब देता है। वो कहती हैं, वो बहरे बच्चों के लिए एक चमकती प्रेरणा है। वे देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वे नहीं जा सकती। ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है कि आपकी सीमाएं आपको डिफाइन नहीं करती, आपका इरादा करता है। सही बात है। एवलिन ग्लेनी ने वाकई अपनी उम्र से दुगनी उम्र के ज्यादातर लोगों से कहीं ज्यादा अचीव कर लिया है। अगर हम उनके ओवरऑल इम्पैक्ट को देखें तो म्यूजिक की दुनिया में उनका क्या योगदान रहा है? उनका योगदान कई लेवल्स पर है। पहला, उन्होंने परकशन को, ताल वाद्य को ऑर्केस्ट्रा में पीछे से उठाकर बिल्कुल सामने ला लिया है। हाँ, ये तो है। उन्होंने दिखाया है कि परकशन सिर्फ रिदम देने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं, बल्कि बहुत इमोशनल और एक्सप्रेसिव भी हो सकता है। दूसरा, जैसा कि एन रिचलिन ने कहा, उन्होंने उन लाखों लोगों को प्रेरणा दी है जो किसी न किसी तरह की डिसेबिलिटी का सामना कर रहे हैं। उन्हें देखकर लोग सोचते हैं, अगर वो कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूं। और तीसरा और शायद सबसे अहम, उन्होंने अपने म्यूजिक के जरिए दुनिया भर में लाखों लोगों को बहुत खुशी दी है, इमेंस प्लेजर दिया है। उनकी कहानी सिर्फ मुश्किलों पर जीत पाने से कहीं बढ़कर है। तो इस पूरी बातचीत से मेन टेकअवेज क्या है, अगर हमें एवलिन ग्लेनी की कहानी के सार को समझना हो? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये कहानी सिर्फ डिसेबिलिटी पर जीत पाने की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये परसेप्शन को, मतलब धारणा को रीडिफाइन करने की कहानी है। ये दिखाती है कि दुनिया को एक्सपीरियंस करने के, म्यूजिक को महसूस करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। एवलिन ने सुनने की एक पूरी नई परिभाषा बना दी अपने शरीर के जरिए। बिल्कुल। और दूसरी बात है दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की ताकत। एवलिन की सफलता कोई रातों रात नहीं मिली। रॉन फोर्ब्स की मदद एक शुरुआत थी, लेकिन उसके बाद उनका अपना अटूट निश्चय और घंटों का अभ्यास था जिसने उन्हें टॉप तक पहुंचाया। हाँ, उनका वो कोट, अगर आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, इसी बात को दिखाता है। सही। ये भी जरूरी लगता है कि कैसे उनकी चुनौती ने शायद उन्हें एक अनोखी ताकत दी। बिल्कुल। ये तीसरा अहम पॉइंट है। जेम्स ब्लेड्स का कोट याद है? हाँ। जो हम सुनते हैं वह उसे महसूस करती हैं, हम में से किसी से भी कहीं ज्यादा गहराई से। हाँ। ये आइडिया कि हमारी सीमाएं हमें अनजाने तरीकों से मजबूत बना सकती हैं या हमें दुनिया को एक अलग, शायद ज्यादा गहरे नजरिए से देखने की क्षमता दे सकती हैं, ये बहुत पावरफुल है। उन्होंने अपनी चुनौती को अपनी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का जरिया बना लिया। तो ये कहानी हमें दृढ़ता, अडेप्टेबिलिटी और इंसान की क्षमता की कोई सीमा नहीं होती, इसकी याद दिलाती है। और अंत में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये सोचते हुए कि एवलिन संगीत को अपने पूरे शरीर में वाइब्रेशंस के जरिए महसूस करती हैं। क्या ये हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि असल में सुनने या किसी भी सेंसरी इनपुट का अनुभव करने का मतलब क्या है? ये एक गहरा सवाल है। क्या हमारी जो मेन इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, क्या यही एक्सपीरियंस का एकमात्र जरिया है? या हमारी धारणा में, हमारे अनुभव में और भी बहुत कुछ है जिस पर हम आमतौर पर ध्यान नहीं देते हैं। एवलिन की कहानी हमें अपनी इंद्रियों की सीमाओं और उनकी संभावनाओं दोनों पर
फिर से सोचने के लिए इंस्पायर करती है। एक ऐसा विचार जिसके साथ हम आज की इस गहरी पड़ताल को समाप्त कर सकते हैं।